नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और थोड़ी विवादित किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने पहले 5 नियमों की एक तरह से नींव रखी थी। मालिक से ज्यादा न चमकना, दोस्तों पर थोड़ा शक करना, अपने इरादे छिपाना और कम बोलना, अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखना। हाँ, वो सब। और आज हम नियम 6 से 12 की दुनिया में उतरने वाले हैं। मुझे ये हिस्सा इसलिए दिलचस्प लगता है क्योंकि ये सारे नियम इस बात पर हैं कि शक्ति असल में है क्या, इससे ज्यादा इस बात पर कि वो दिखती कैसी है। सही कहा। ये सब कुछ परसेप्शन का मतलब धारणा का खेल है। बिल्कुल। ध्यान खींचने से लेकर क्रेडिट लेने और यहाँ तक कि लोगों को अपनी तरफ खींचने तक। तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। नियम 6 से शुरू करते हैं। जरूर। नियम 6 है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। ग्रीन का तर्क बहुत साफ है कि गुमनामी में रहना शक्तिहीन होने के बराबर है। बिल्कुल। अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा तो आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये हर कीमत पर वाला जो हिस्सा है वो मुझे थोड़ा खटकता है। मतलब आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया पर एक गलत कदम आपको कैंसिल करवा सकता है, क्या ये सलाह थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस नियम का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, ग्रीन के समय में पीटी बार्नम जैसे शोमन का फलसफा था कि कोई भी पब्लिसिटी बुरी नहीं होती। अच्छा। उन्होंने एक नकली जल परी दिखाकर विवाद खड़ा कर दिया और नतीजा, उनका सर्कस देखने के लिए भीड़ लग गई। आज के दौर में एलॉन मस्क को देखिए, उनके ट्वीट से लोग नाराज होते हैं, बहस होती है, लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स हमेशा खबरों में रहते हैं। एग्जैक्टली। ये मुफ्त की मार्केटिंग है। लेकिन मस्क तो अरबपति हैं, वो ये जोखिम उठा सकते हैं। एक आम इंसान अगर अपने ऑफिस में नकारात्मक ध्यान खींचने की कोशिश करे तो उसे शायद नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। और यहीं पर समझदारी दिखानी है। ग्रीन का असली मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खतापूर्ण काम करें। उनका मतलब है कि आप भीड़ में खो न जाएं, यादगार बने। तो फिर तरीका क्या है? तरीका हो सकता है थोड़ा नाटकीय होना, या थोड़ा रहस्यमय बनना, या फिर ऐसे साहसिक विचार रखना जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें। मुद्दा यह है कि औसत और सुरक्षित होना आपको अदृश्य बना देता है, और शक्ति की खेल में अदृश्य होना हार की तरफ पहला कदम है। हाँ, आपने पकड़ लिया। तो निचोड़ ये है, ध्यान खींचें लेकिन समझदारी से, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर नहीं। ठीक है, तो ध्यान खींचने के बाद आता है उस ध्यान का क्या करना है, और यहीं पर नियम 7 आता है जो शायद सबसे ज्यादा अनैतिक लगता है। Get others to do the work, but always take the credit. हाँ, काम दूसरों से कराओ लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। ये सुनकर तो लगता है कि ये सीधे सीधे चोरी है। और ये है भी एक तरह से, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ग्रीन यहाँ कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो बस एक आईना दिखा रहे हैं कि शक्ति की दुनिया काम कैसे करती है, ताकि हम खुद को बचा सकें। बिल्कुल। या तो खुद को बचा सकें या फिर खेल को बेहतर समझ सकें। इसका क्लासिक उदाहरण थॉमस एडिसन है। हम उन्हें बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी लैब में तो बहुत लोग काम करते थे। निकोला टेस्ला भी थे। सही बात है, दर्जनों लोग थे। एडिसन एक शानदार सेल्समैन और मैनेजर थे, और वो जानते थे कि इतिहास में नाम उसी का होगा जो श्रेय लेना जानता है। तो अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये रोज होता है, मैनेजर अपनी टीम के काम का क्रेडिट ले लेता है और प्रमोशन पा जाता है। हाँ, देखिए, खुद को बचाने का तरीका है अपने काम को दृश्यमान बनाना, मतलब विजिबल बनाना। अच्छा। यहीं पर नियम 6 और 7 जुड़ते हैं। सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि ये काम आपने किया है। अपने काम का रिकॉर्ड रखें, ईमेल, रिपोर्ट, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। हाँ, और अपनी सफलताओं के बारे में सही लोगों से बात करें। ये शेखी बघारना नहीं है, ये अपने योगदान का हक लेना है। दिलचस्प। तो इसका निचोड़ सिर्फ क्रेडिट चुराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शक्ति के खेल में आपके काम का दिखना उतना ही जरूरी है जितना कि काम का होना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर सही लोगों ने आपका काम नहीं देखा तो समझ लीजिए कि वो काम हुआ ही नहीं, और जो लोग इस नियम का बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं वो शायद कुछ समय के लिए सफल हो जाएं, खो देते हैं। और प्रतिष्ठा भी। असल लीडर जैसे सत्य नडेला हमेशा अपनी टीम को श्रेय देते हैं, उससे वफादारी और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो नियम 7 था काम का श्रेय कंट्रोल करने के बारे में। नियम 8 इसे एक कदम और आगे ले जाता है। ये पूरे खेल के मैदान को ही कंट्रोल करने के बारे में है। मेक अदर पीपल कम टू यू
यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। ये मेरे इंस्टिंक्ट के बिल्कुल उल्टा है। हमें तो सिखाया जाता है कि मेहनत करो, लोगों तक पहुंचो। और इसीलिए ये इतना शक्तिशाली नियम है। देखिए, जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप अपनी जरूरत जाहिर कर रहे होते हैं, शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में झुक जाता है। लेकिन जब कोई आपके पास आता है तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। आप अपनी शर्तों पर बात करते हैं। सोचिए, 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी गलती थी। रूसियों ने लड़ने के बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया। वो नेपोलियन को अपनी जमीन में और अंदर खींचते चले गए। और फिर रूस की भयानक सर्दी ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल, नेपोलियन की विशाल सेना बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही बर्बाद हो गई। रूसियों ने उसे अपने मैदान पे आने के लिए मजबूर किया। यही इस नियम का सार है, रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो। और ये चारा डालने का क्या मतलब है? ये थोड़ा चालाकी भरा लगता है। चारा कुछ भी हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति में इच्छा पैदा करे। व्यापार में ये एक आकर्षक डील हो सकती है। रिश्तों में ये थोड़ा रहस्यमयी रवैया हो सकता है। नौकरी की तलाश में आपकी कोई ऐसी अनोखी स्किल जिसके लिए रिक्रूटर खुद आपके पास आए। मुद्दा यह है कि आप शिकारी की तरह दूसरों के पीछे ना भागें, बल्कि खुद को एक पुरस्कार की तरह पेश करें जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। इसमें धैर्य लगता है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा कमजोरी की निशानी होती है। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है और ये अगले नियम से भी जुड़ता है। अगर आप लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो शायद आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियम 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। हाँ, अपनी जीत कर्मों से हासिल करो, बहस से नहीं। ये एक बहुत ही गहरा सत्य है। बहस से आप शायद ही कभी किसी का मन बदल पाते हैं। बिल्कुल नहीं। होता यह है कि आप सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं और वो रक्षात्मक हो जाता है। और एक बार कोई रक्षात्मक हो गया तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, भले ही आप 100% सही हो। सही। मुझे अपने पुराने ऑफिस की एक बात याद आ गई। मेरे और एक सहकर्मी के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर असहमति थी। हम हफ्तों तक मीटिंग में बस बहस करते रहे। आखिर में तंग आकर मैंने वीकेंड पर उस आइडिया का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना दिया। सोमवार को जब मैंने उसे वो चलता हुआ दिखाया तो सारी बहस 1 मिनट में खत्म हो गई। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मेरे काम ने वो कर दिखाया जो मेरे शब्द नहीं कर पाए। हाँ, माइकल एंजेलो ने सिक्सटीन चैपल के आलोचकों से बहस नहीं की, उन्होंने एक मास्टरपीस बना दिया। स्टीव जॉब्स ने उन एक्सपर्ट से बहस नहीं की जो कह रहे थे कि एप्पल खत्म हो जाएगा, उन्होंने आईफोन बना के दुनिया बदल दी। बिल्कुल। आपके काम के नतीजे ही आपका सबसे बड़ा तर्क है। अपनी ऊर्जा बहस में बर्बाद करने के बजाय उसे कुछ बनाने में लगाएं। ठीक है, अब आते हैं नियम 10 पर, जो सुनने में बहुत कठोर लगता है। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने उन दोस्तों को छोड़ दें जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? ये तो बहुत बेरहम बात है। मैं समझता हूं कि ये कठोर क्यों लगता है, और यहाँ पर बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो अस्थायी रूप से किसी संकट में हैं। हर कोई मुश्किल दौर से गुजरता है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी मानसिकता ही स्थायी रूप से नकारात्मक है। वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में बुराई देखते हैं और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा हमेशा दूसरों पर फोड़ते हैं, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर भी कहते हैं। बिल्कुल। ऊर्जा संक्रामक होती है। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, हाँ, इन्हें आप भावनात्मक आईना समझ सकती हैं। जब आप किसी को हंसते हुए देखते हैं तो आपको भी अच्छा महसूस होता है। उसी तरह जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जो लगातार निराश रहता है, तो आप अनजाने में ही उसकी ऊर्जा को सोखने लगते हैं। इसे केकड़े की बाल्टी वाली मानसिकता भी कहते हैं, है ना? हाँ, वही बात है कि जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी उसे नीचे खींच लेते हैं, और ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए जिम रोन का वो मशहूर कथन है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात तो मैंने भी सुनी है। अगर आप सकारात्मक महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। ये बेरहमी नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, ये एक जरूरी विचार है, और शायद यही हमें नियम 11 तक ले जाता है, जो है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें। ये भी नियंत्रण के बारे में ही है। हाँ, ये शक्ति की एक बहुत पुरानी रणनीति है। अगर आपका बॉस, आपकी टीम या आपके क्लाइंट आप पर निर्भर हैं, तो आपकी अहमियत बनी रहती है। आपको कोई आसानी से हटा नहीं सकता। आपको अनिवार्य मतलब इंडिस्पेंसिबल बनना होगा।
जैसे ओटो वॉन बिस्मार्क। बेहतरीन उदाहरण है। वो इतने काबिल और जरूरी हो गए थे कि राजा भी उनके बिना कोई फैसला नहीं ले सकता था। लेकिन इसके दो पहलू हो सकते हैं ना। एक तो ये कि कोई जानबूझकर जानकारी छिपाए ताकि सब उस पर निर्भर रहें। वो इसका स्याह पक्ष है, चालाकी है और लंबे समय तक काम नहीं करती। इसका सकारात्मक और ज्यादा शक्तिशाली तरीका है कि आप वाकई में इतने काबिल बने कि लोग स्वाभाविक रूप से आप पर निर्भर हो जाए। हाँ, ये निर्भरता आपकी अनोखी विशेषज्ञता पर आधारित होनी चाहिए, जानकारी छिपाने पर नहीं। सोचिए उस आईटी एक्सपर्ट के बारे में जो कंपनी का पूरा सिस्टम अकेले समझता है, या उस डिजाइनर के बारे में जो क्लाइंट की सोच को इतनी अच्छी तरह समझता है कि क्लाइंट किसी और के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन इसका एक खतरा भी है। क्या? जो आपने पहले कहा, क्या खुद को बहुत ज्यादा अनिवार्य बना देने का ये खतरा नहीं है कि आप अपनी ही कीमत के कैदी बन जाएं? हाँ, अगर आपके बिना ऑफिस का काम एक दिन भी नहीं चल सकता तो आप कभी छुट्टी पर कैसे जाएंगे? बहुत बढ़िया पॉइंट है, और यही इस नियम का जाल है। आपको रणनीतिक स्तर पर अनिवार्य बनना है, रोजमर्रा के कामों के स्तर पर नहीं। अच्छा। अपनी टीम को काम करना सिखाएं, उन्हें सशक्त बनाएं, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी रणनीति और समस्याओं को सुलझाने की अपनी अनोखी क्षमता को अपने पास रखें। लोग आपके पास सलाह और दिशा के लिए आएं, न कि रोज के काम करवाने के लिए। समझ गई। और अब हम आज के आखिरी नियम पर आते हैं, नियम 12, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चालाकी भरा है। Use selective honesty and generosity to disarm your victim. अपने शिकार को निरस्त्र करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। बन जाता है, उसका गार्ड नीचे आ जाता है और फिर सही मौके पर हमला किया जाता है। ये तो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी जैसा है। बिल्कुल सही रूपक है। एक शानदार तोहफे के भेस में दुश्मन शहर के अंदर घुस गया। इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाजों में से एक था विक्टर लस्टिग, जिसने एफिल टावर बेच दिया था। हाँ, 2 बार। वो इसी तकनीक का उस्ताद था। वो पहले छोटी छोटी मेहरबानियां करके ईमानदार बनकर लोगों का दिल जीतता था, और जब लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते तब वो अपना असली खेल खेलता था। और ये काम क्यों करता है? हमारे मनोविज्ञान में ऐसा क्या है? क्योंकि हम इंसानों में भरोसा करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। एक अकेला अच्छा काम हमें ये यकीन दिला देता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है। हम अपना बचाव करना बंद कर देते हैं। आज के दौर में इसके क्या उदाहरण हैं? सेल्स की फ्री ट्रायल वाली रणनीति, डेटिंग में लव बॉम्बिंग जहां शुरुआत में कोई आप पर बहुत ज्यादा प्यार लुटाता है, या राजनीति में छोटे छोटे एहसान करके बड़ा फायदा उठाना। ये सब इसी नियम के अलग अलग रूप हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे बड़ा संकेत है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। किसी के एक काम से उसके पूरे चरित्र का अंदाजा मत लगाइए। विश्वास को समय के साथ कमाया जाता है, उसे एक झटके में किसी को तोहफे में नहीं दिया जाता। वाह, तो ये थे नियम 6 से 12। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो नियम 6, भीड़ में गुम मत हो। नियम 7, अपने काम का श्रेय लो। नियम 8, लोगों को अपने पास आने दो। नियम 9, कर्मों से जीतो, बहस से नहीं। नियम 10, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। नियम 11, खुद को अनिवार्य बनाओ। और नियम 12, अचानक मिली मेहरबानी से सावधान रहो। बहुत अच्छा सारांश है। अगली बार हम नियम 13 से आगे इस दिलचस्प सफर को जारी रखेंगे। और जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, एक सवाल जिस पर आप सोच सकते हैं। शक्ति के इन नियमों को जानना और इन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के बीच की नैतिक रेखा कहाँ है? क्या दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इन नियमों को अपनाना मजबूरी है, या सिर्फ इन्हें समझ लेना ही काफी है ताकि हम खुद को बचा सकें?